हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसको हम लोग अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? तो ध्यान देना है आपको, और पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद हमें फिर इंजॉय मिलेगा, तब हम आपको अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना? तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ फुल्ली डिरिलेटेड फ्रॉम फोर्स। ये जो है सो को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। सेकेंड लॉ फुल्ली डिरिलेटेड फ्रॉम फोर्स। ये जो है सो पूर्ण रूप से बल से रिलेटेड है। फर्स्ट लॉ भी था बल से रिलेटेड, ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट फोर्स का हम लोग चर्चा कर देते हैं। और फोर्स यहाँ पे मोमेंटम से रिलेटेड है। मोमेंटम का हम प्रीवियस क्लास में आपको चर्चा कर चुके हैं। मोमेंटम क्या होता है उससे रिलेटेड हमने चर्चा किया। मोमेंटम का पूरा एक्सप्लेन किया हमने। मोमेंटम को किस चीज़ से डिनोट किया गया, याद होगा आपको, पता है ना? किस चीज़ से बताएंगे? पी से बताएंगे। ठीक है, और पी इक्वल टू क्या होता है? एम बी। एम क्या है? मास है, और पी क्या है? वेलोसिटी। और इसका यूनिट क्या हमने बताया आपको? केजी मीटर पर सेकेंड। ये सब हो चुका है, इसको केवल हम आपको रिवाइज कर लिया हमने, जो आपको याद में आ जाए। अब जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या बताया गया, न्यूटन ने क्या बताया, तो हम लोग फिगर से भी देखेंगे, फिगर से समझने का भी प्रयास करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, जो उस बॉडी को का अपना फिजिक्स में जो हम लोग कॉन्सेप्ट के रूप में मानते हैं कि जो भी बॉडी स्टेशनरी होता है उसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, और उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और जब फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स लगाने के बाद वो वेलोसिटी, वो जो आफ्टर टी टाइम बिकम्स देयर वेलोसिटी भी, दैट इज नोन एज फाइनल वेलोसिटी। इस तरह से हम चर्चा करते हैं। तो जो आता है हमारे पास इक्वेशन के रूप में, उसका हम लोग फिर डिराइव करेंगे। तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज करता है, ये यू से भी हो जाता है। और ड्यूरिंग टी टाइम, तो ड्यूरिंग टी टाइम and the object is always constant with moving position, then they are changing in their momentum। तो उसके मोमेंटम में क्या होता है? चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसी को हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये किस पे डिपेंड करेगा? तो ये डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पे। जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होगा, the rate of change of momentum will be depend on the applied force. So we say that the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. It means ये हुआ, पहले हम ये समझें कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो किससे रिलेटेड है? तो हमारी फोर्स से रिलेटेड है। फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड लेस, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेस। इफ द फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मोड होगा, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में होगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी लार्ज क्वांटिटी में होगा, उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होगा। और उसी को हम लोग अरेंज करके बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स यू नो, प्रोपोर्शनल मीन्स यू नो। प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल देखिए, बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, केवल प्रोपोर्शनल वर्ड सुन लेते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग प्रोपोर्शनल वर्ड की बात करते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू फिजिकल क्वांटिटी, वन फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अदर। इफ द वैल्यू इज इंक्रीज देन अदर विल बी इंक्रीज, इफ द वैल्यू इज डिक्रीज देन अदर वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू विल बी डिक्रीज। इट मीन्स एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर एक का मान बढ़ता है, इंक्रीज करता है, तो दूसरा का भी मान इंक्रीज करेगा, और एक का मान घटता है तो दूसरे का भी मान डिक्रीज करेगा, यानी घटेगा। तो इसी को हम लोग प्रोपोर्शनल बोलते हैं। पहले ये पॉइंट को हम लोग अच्छा से समझ लें। अब यही चीज़ को हम लोग फिगर से देखेंगे। तो फिगर से जो है एक इमेजिन करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। स्ट्रेट लाइन के बारे में आप पहले हम आपको चर्चा कर चुके हैं। एक इमेजिन करते हैं स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट पाथ है,
ये स्ट्रेट पाथ है और यहाँ पर कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट है। और ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्टेशनरी भी है तो उसको हम लोग इमेजिन करते हैं, उसका वेलोसिटी u बताते हैं। तो ये हम लोग मान के चल के यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या बता रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से डिनोट किए। अब ये इसमें फोर्स लगा, इसमें फोर्स लगा, इसमें फोर्स लगाया गया, इसमें फोर्स लगाया गया, तो फोर्स लगाया गया, देन व्हाट विल बी हैपेंड, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये बॉडी जो है, ये मूव करेगा और मूव के साथ साथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डिस्प्लेस करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जाएगा। तो यहाँ पर अब ये मूव करते करते ये मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। अब इसका हम फाइनल वेलोसिटी भी बता देते हैं। ये हो गया आपको इनिशियल, इसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोले, इनिशियल वेलोसिटी को u से बताए और फाइनल को क्या बताए, तो फाइनल यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी और इसको हमने v से बताया। अब इस ड्यूरेशन से जो यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम टेकन हो गया, ये टाइम लगेगा। अब इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर का टाइम जो है, इस पॉइंट का जो टाइम है, इसको हम लोग t1 बताते हैं और ये 0 बताते हैं, और यहाँ पर ये t2 बराबर ये t बता देते हैं। तो ये जो टर्म है, हमने m मास का ऑब्जेक्ट लिया और वो इमेजिन किया कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा ऑफ द ऑब्जेक्ट m। तो इनिशियल मोमेंटम जो है, सो लेट m मास ऑफ बॉडी, m मास ऑफ बॉडी at a point and their initial velocity and their initial velocity and their initial velocity u, and after t time, after t time, after t times its velocity becomes v, which is final velocity of the object, which is final velocity of the body। बॉडी हमने लिया, बॉडी, तो बॉडी लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको बताया। तो अब इस टर्म में अब मोमेंटम का जो हम डिफिनीशन जानते हैं, मोमेंटम का डिफिनीशन क्या होता है, तो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, INI, इनिशियल मोमेंटम तो बराबर हम लोग बताएंगे mu, फाइनल बताएंगे, ये बताया इनिशियल मोमेंटम mu है और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो मास इनटू वेलोसिटी इसमें भी आएगा, तो मास mu हो जाएगा। अब जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से पहले चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग फाइनल में इनिशियल को लेस कर लेंगे, दैट इज द डिफरेंस विच इज नोन एज चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे m v माइनस mu लिखेंगे, ठीक है। ये लाइन समझ में आ रहा है ना आपको। हमने ये नहीं लिख करके डायरेक्ट हमने क्या लिखा, फाइनल से इनिशियल को लेस कर लेते हैं, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। एक्यूरेट की बात हमने किया। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, according to Newton's law, according to Newton's law, according to Newton's second law,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो हमें कहता है, उस मोशन के आधार पे हम लोग चलेंगे और उसके आधार पर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum is directly the rate of change of momentum is directly proportional to their applied force। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हमने ये जो लिखा, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर अप्लाइड फोर्स एंड देयर डायरेक्शन is same which is the direction of APPLI applied force। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में हमने आपको चर्चा किया, ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के आधार पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? सो अब यहाँ पे लिखेंगे, तो इसलिए करके यहाँ पे सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी, अब ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू हो जाएगा mv माइनस mu, बाई लिखेंगे t लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये चर्चा कर लिया। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमने आपको चर्चा कर दिया और उसके आधार पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी ये जो होगा फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अकॉर्डिंग। अब सो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सो एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू बाई क्या लिखेंगे? टी लिख देंगे। यहाँ पे हमने चर्चा कर दिया। अब हम T1 माइनस T2 भी करते तो ये हमारे पास आता है। ठीक है, तो यहाँ पर और लिखेंगे F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? अब देखिए M इसमें दोनों में है, M कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर V माइनस यू बाय टी हो जाएगा। वेर बताएंगे, वेर जो है A इक्वल टू क्या होता है? V माइनस यू बाय टी, ये हम लोग जानते हैं, वी नो A इक्वल टू, अब वी विल पुट द वैल्यू, इसका वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे। जब डालेंगे तो और क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? M, और ये हो जाएगा A। अब इसके बाद जो है, अब हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेते हैं, या फोर्स का हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट करते हैं या सिंपली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट करते हैं, और उसको हम लोग ये जो है सो फिजिक्स में जितना भी हम प्रोपोर्शनल की बात करेंगे उसमें एक कोई ना कोई कांस्टेंट का चर्चा करते हैं, और उसी तरह से इसमें भी हम चर्चा करेंगे। एक के कांस्टेंट लेंगे और उस के का वैल्यू हम लोग इमेजिन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से आपको गौर से देखना है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे और F इक्वल टू के एम ए लिखे, वेर के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट
constant and their value k इक्वल टू 1। ये लिफ्ट कर लिया, ये लिख दिया हमने आपको। और इस तरह से, तो इस तरह से और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा F इक्वल टू ma, और यही जो है सो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का टर्म है। और इस तरह से हमारा डिराइव हो गया। तो ये जो है हमने आपको एक्सप्लेन पूरा डिटेल के साथ किया। F बराबर ma के इस तरह से हुआ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये टर्म था आपको। तो इस तरह से हमने आपको चर्चा किया, सारा सिस्टम के बारे में बताया। यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात किया हमने, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो बता रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट का मतलब टाइम से होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेट रेट बार बार बोल रहे हैं, क्या रेट बोल लगा रखे हैं। अरे भाई टाइम है वो, ठीक है। तो टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स पे मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है फोर्स पे डिपेंड करेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लेस होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लेस होगा। और इस तरह से हमने इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, एफ वैल्यूज एज एम बी माइनस एम यू बाय टी लिखा, जो हम यहाँ पे आपको चर्चा भी कर चुके हैं। अब इसके बाद एफ वैल्यूज एज एम बी माइनस यू बाई टी बताया, एम कॉमन हो गया दोनों का, एम तो कांस्टेंट टर्म है, मास तो चेंज नहीं होता है, यू भी चेंज होता है बट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। तो मास को हमने कॉमन कर लिया, और v माइनस यू बाई टी आप जान रहे हैं कि इस रिलेशन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसी के आधार पर हम a बराबर v माइनस यू बाई टी लिखा। यहाँ पर a बराबर क्या लिखा हुआ है, v माइनस यू बाई टी। अब वो वैल्यू को पुट किया हमने यहाँ पे, तो f वैल्यू m आ गया। अब यहाँ पर फिर क्या हो गया, एक हमने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिया जिसको हमने k से डिनोट किया, और k का मान 1 मान लिया जाता है, ये नहीं है कि दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये 1 मान के चला जाता है, यहाँ पर हमने लिख दिया 1। और इस तरह से m बराबर क्या आ गया, m बराबर क्या आ गया, ma आया, ठीक है। ओके बाय।